अफसरनामा में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हैं 2012 बैच के आईएएस अधिकारी दीपक आर्य साहब। दीपक आर्य बालाघाट कलेक्टर हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद एहसान जी। बातचीत की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। किस तरह से आपकी स्कूल एजुकेशन रही, आपका परिवेश कैसा रहा, परिवार के बारे में। जैसा आपने जर्नी के बारे में पूछा, तो शुरुआती दौर में जैसे मैं ग्वालियर ज़िले का निवासी हूँ। ग्वालियर ज़िले में बिलौआ मेरा गांव है और गांव में हम लोगों का संयुक्त परिवार है, जो कि अभी तक संयुक्त परिवार ही है। तो मेरे जो दादाजी थे वो शिक्षक थे, मेरे पिताजी भी शिक्षक थे और मेरी माताजी भी शिक्षिका हैं। तो इस प्रकार से परिवार में एक पढ़ाई लिखाई का माहौल सदैव रहा। और चूँकि शिक्षक परिवारों में एक अच्छी बात जो होती है वो होती है कि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, वो हम लोगों को बचपन से ही सिखाया गया और उसका लाभ कहीं ना कहीं जीवन में मिला। स्कूली शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो प्रारंभिक शिक्षा जो है वो गांव के ही स्कूल आदर्श माध्यमिक विद्यालय में हुई। 5वीं तक मैं वहां पढ़ा और 5वीं के बाद नवोदय विद्यालय में चयन होने के बाद जवाहर नवोदय विद्यालय ग्वालियर जो पिछोर है, उसके बाद आगे की पढ़ाई वहाँ पर हुई। नवोदय विद्यालय में चूँकि वो रेसिडेंशियल स्कूल था और हॉस्टल्स थे। हॉस्टल में चूँकि वहाँ पे हॉस्टलर थे और हॉस्टल में जाने के बाद कई सारी चीज़ें और सीखी। तो परिवार के बाद जो अगली एक्सटेंडेड फैमिली थी वो नवोदय विद्यालय का बैच, और चूँकि पहला बैच हमारा तो बाकी सारे जूनियर ही थे, तो बाकी सारा जो जूनियर बैचेस जो थे वो सारा एक एक्सटेंडेड फैमिली था। वहाँ के टीचर्स, वहाँ का स्टाफ, जो सपोर्टिंग स्टाफ था, वो सारा का सारा हमारी एक दूसरी फैमिली थी। स्कूलिंग के बाद जो तीसरा पड़ाव रहा कॉलेज, वो SGSITS इंदौर था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के साथ मैंने 2006 में इंजीनियरिंग पास की, 2002 में एडमिशन लिया था। उसके बाद मैं 4 साल हॉस्टल में रहा। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि आप एक ऐसी फैमिली से हैं जहां पर शिक्षक रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बचपन से ही आपकी अभिरुचियों में शामिल रहा होगा पढ़ना लिखना। ये अभिरुचि कब तब्दील हुई उस जुनून में, उस लक्ष्य की तरफ कि आपको अब सिविल सर्विसेज की तरफ बढ़ना है? मेरे पिताजी जो थे वो अपनी नौकरी के साथ में वो भी तैयारी किया करते थे PSC का और अन्य परीक्षाओं का। तो कहीं ना कहीं मैगजीन्स में पहले से देखा करता था कि कुछ होता है, समझ नहीं आता था, लेकिन देखता जरूर था। 5वीं क्लास के बाद जैसे मैंने बताया था कि नवोदय विद्यालय में जब गया तो एक शिक्षक थे श्री राजपाल सिंह जयाड़ा। उनका बड़ा प्रभाव जीवन में पड़ा, चूँकि वो स्वयं IAS की तैयारी कर रहे थे और IAS की तैयारी करते करते उनको नवोदय विद्यालय समिति में सिलेक्शन हो गया था। वो टीचर तो उन्होंने कभी पढ़ाया नहीं था, मतलब उनके लिए पहली बार पढ़ाना था और हम लोगों के लिए पहली बार पढ़ना। दो शिक्षक हमारे उस समय थे। तो राजपाल सर जो थे वो शिक्षक ज्योग्राफी के थे, लेकिन चूंकि अन्य विषयों के शिक्षक नहीं थे तो अपने सोशल स्टडीज़ के साथ साथ में इंग्लिश, गणित और ये सारी चीज़ें वही पढ़ाया करते थे। कहीं ना कहीं उनका रुचि पढ़ाने में इतना ज़्यादा था कि वो दिन में पढ़ाते थे स्कूल टाइम के अलावा रात में पढ़ाते थे। जैसा मैंने बताया कि हमारा पहला बैच था तो रिसोर्सेज की स्कूल में कमी थी। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि वो ये कई बार उन्होंने कि चूँकि ग्लोब नहीं था तो कहीं एक फुटबॉल लेकर के उन्होंने उसके ऊपर वर्ल्ड मैप बनाया, लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड्स बनाए, सारी चीज़ें उन्होंने स्वयं मेहनत करके पेन से बना करके कलर स्केच करके वो सारी चीज़ें बताई, सिखाई। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिमाग पर रहा उनका और रुचि यहाँ से पैदा हुई। दूसरा, इनके बाद दूसरे जो व्यक्ति थे वो श्री शुक्ला सर थे, जो प्राचार्य थे स्कूल के। वो इंग्लिश के टीचर थे, लेकिन उन्होंने इंग्लिश के अलावा बाकी सारी चीज़ें भी बताई। और सबसे महत्वपूर्ण था उनका जो मोटिवेशनल लेक्चर होता था वो सदैव सुनते थे। कहीं ना कहीं इन 3 लोगों का, मेरे पिताजी का, 2 शिक्षकों का मोटिवेशन है या उनका प्रभाव है जिसने मुझे आगे जाकर के सिविल सर्विसेज की तरफ डायरेक्ट किया। स्कूल जीवन में ही आप थे तब आपने एक बड़ा आघात झेला, पिताजी जब आपके नहीं रहे। इसके बाद की यात्रा आपने किस तरह से की, खुद को किस तरीके से तैयार किया और किस तरह फिर आगे बढ़े? ये एक दुखद घटना थी जिसमें मेरे पिताजी एक्सपायर हुए, लेकिन उसके बाद जो पूरी शक्ति मुझे मिली वो मेरी माँ से मिली।
उन्होंने कभी हम लोगों को कमज़ोर नहीं होने दिया। हम लोग कुल 3 भाई बहन हैं, 1 बहन और 2 भाई। मैं चूँकि बड़ा था तो मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने कभी मुझे मजबूर नहीं किया कि मैं उनकी वजह से अपने आप को कमज़ोर महसूस करूं। उन्होंने मुझे शक्ति दी। मुझे वो दिन हमेशा याद रहता है कि जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ग्वालियर में रह कर के इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता हूं, जबकि मुझे इंदौर कॉलेज मिल रहा था। कारण उसका ये था कि घर पे कोई नहीं है। तो वो मेरी माता जी ही थी जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, और उसके बाद मैं इंदौर कॉलेज में गया। कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आगे के जीवन पे पड़ा और मैं आगे की चीज़ें, आगे की पढ़ाई अपनी अच्छे से कर पाया। मेरे साथ मेरे छोटे भाई विनय आर्य, वो अभी PhD उन्होंने कर लिया है, और मेरी बहन भी मास्टर इन इंग्लिश करने के बाद अभी बॉम्बे में है। जी, एक अध्ययन अध्यापन के परिवार से आप आए हैं, जिस तरह से आपको संस्कार मिले हैं, इसके बाद की जब आपने यात्रा शुरू की, जब आप कॉलेज में गए, किस तरह का आपका मित्रों का समूह था? सिविल सर्विसेज की तैयारियों के दौरान आप लोगों का क्या ग्रुप था? उसमें से अब लोग कहाँ पर हैं? किस तरह का संवाद उन लोगों से हैं? ये बातें कुछ साझा कर पाएंगे? देखिए, हर किसी व्यक्ति के जीवन में कॉलेज और स्कूल का बहुत महत्व होता है, और कॉलेज के साथ साथ में यदि आप हॉस्टल में रहें तो उसका अलग इम्पैक्ट होता है। लोगों के साथ रहना, कम्युनिटी में रहना, एडजस्ट करना, लोगों की अच्छी चीज़ों से सीखना, ये सारी चीज़ें आप हॉस्टल लाइफ में सीख पाते हो। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे साथ में जो IAS की, जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन का दौर प्रारंभ हुआ, वो कहीं ना कहीं स्कूल से वो सब चीज़ें प्रारंभ हुई, लेकिन मटेरियलाइज जो हुई या शुरुआत उसकी जब हुई वो कॉलेज टाइम से हुई। कॉलेज टाइम में मेरे रूममेट थे गौरव भारी। उन्होंने खुद तैयारी शुरू की और मुझे मोटिवेट किया कि मैं भी तैयारी शुरू करूं। धीमे धीमे हम दोनों ने पढ़ना शुरू किया। उसके बाद एक हमारे मित्र शैलेंद्र सिंह चौहान, मैं जो कि बाद में भी हम लोगों के साथ में रहे, वो दिनेश सिंह तोमर, 4 लोग ये थे जिन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ाई, तो मैं नहीं बोल सकता कि पढ़ाई की शुरुआत हम लोगों ने कॉलेज में की थी, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई करनी है इस निर्णय की शुरुआत कहीं ना कहीं उस दिन से, कॉलेज के टाइम से, विशेष तौर फाइनल ईयर के बाद, जब सभी लोगों का कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया था और कहीं ना कहीं सब लोग प्लेस्ड हो चुके थे, उसके बाद ये शुरू किया। जी, इस तैयारी के लिए आपने अपनी नौकरी से अचानक इस्तीफा दिया, ये निर्णय कैसा रहा? अपने मित्रों के साथ आपने कैसे ये फैसला लिया? देखिए, जब आप मध्यम वर्ग में होते हैं तो आपको कई सारी चीज़ें और सोचनी पड़ती हैं, सामाजिक, पारिवारिक और कई सारी चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं सभी की नौकरियां काफ़ी अच्छी थीं और सभी लोग सामान्य परिवार से ही थे। वो बाकी लोग सॉफ्टवेयर में थे, मैं बैंक में था, तो सब, लेकिन कहीं ना कहीं जो तैयारी की शुरुआत, जैसे मैंने बताया कि फाइनल ईयर में हम लोगों ने किया था बातचीत करना, वो बातें एक समय के बाद फिर से शुरू हुई। सबको लगा कि आगे बढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए, और ये थोड़ी रिस्क होगी, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ अच्छा करना है, जो चीज़ें आपने सोची हैं वो करना है, तो आपको थोड़ा रिस्क तो लेना ही होगा। बैंकिंग में आपने कितनी अवधि तक नौकरी? बैंक में मैं लगभग 1.5 साल तक था। ICICI बैंक में नोएडा में मेरी पदस्थापना थी। जी जी, आपने अपनी यात्रा के बारे में बताया, सिविल सर्विसेज के बारे में बताया। मैं आपके परिवार के बारे में और चर्चा करना चाहूँगा। आप बालाघाट में कलेक्टर के तौर पर हैं। मैडम क्या करती हैं सर, और उनकी कितनी प्रेरणा आपको मिलती है? क्योंकि आप एक ऐसे टास्क को अंजाम देते हैं, ऐसी जिम्मेदारी पर हैं जहाँ पे आपका काफ़ी वक्त लोगों के बीच गुजरता है, ऑफिस में गुजरता है। तो मैडम के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया था, जीवन में संस्कार और नियंत्रण, ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और सपोर्ट तीसरा। तो संस्कार माताजी पिताजी से, परिवार से मिलते हैं, जो कि आपको सदैव आगे ले जाते हैं, आगे रखते हैं। परिवार, सपोर्ट और नियंत्रण वाला जो पार्ट है वो आपको सदैव पत्नी से प्राप्त होता है। मेरी वाइफ जो हैं शालिनी आर्य, वो इंटीरियर डिज़ाइनर का, वैसे तो इंजीनियर हैं वो, लेकिन उन्होंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स अभी कंप्लीट किया है, और वो अभी काम तो नहीं करती हैं, लेकिन अब इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स उनका कंप्लीट हो चुका है। कहीं ना कहीं अपने आप को मोटिवेट रखने में, चीज़ों को संभालने में, कई बार जब
निराश होते हैं तो लगता है कि अब चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो फिर कहीं ना कहीं मोटिवेशन परिवार से ज़रूर मिलता है। बालाघाट में जब आप कलेक्टर बनकर आए तो यहाँ पर आपने क्या सोचा था, आपकी क्या धारणा थी, और आप जो सोच कर आए थे उसे कितना पूरा कर पाए हैं? बालाघाट ज़िले से मतलब मेरी पहली पदस्थापना जो थी वो बालाघाट ज़िले में ही थी। आईएएस की ट्रेनिंग में प्रोबेशन में एक टाइम होता है जब फील्ड ट्रेनिंग होती है। उस समय मैं 2013-14 में बालाघाट में ट्रेनी था। उस समय मुझे बालाघाट को देखने का, समझने का अवसर मिला। मेरे कलेक्टर श्री बी चंद्रशेखर सर, जो कि अभी कमिश्नर जबलपुर हैं, और वी किरण गोपाल सर, ये दो मेरे मार्गदर्शक रहे, जिन्होंने मुझे काफ़ी सारी प्रशासनिक जो बारीकियां हैं उनके बारे में बताया। और इन लोगों के साथ कई सारे फील्ड के दौरे करने के बाद ज़िले की भौगोलिक स्थिति के बारे में, ज़िले की आर्थिक स्थिति के बारे में मुझे उस समय से ही समझ में आया। बालाघाट में ट्रेनिंग के बाद मेरी एसडीओ रेवेन्यू ग्रुप में पोस्टिंग जो थी वो बड़वानी ज़िले में थी, बड़वानी मुख्यालय पर ही थी। उसके बाद मैं सीओ जिला पंचायत के तौर पर विदिशा में रहा और एडिशनल कलेक्टर उज्जैन रहा। वापस जब कलेक्टर बनने का अवसर आया तो मुझे बालाघाट ही मेरी पदस्थापना की गई। और बालाघाट में आने के बाद, चूँकि बालाघाट मेरा देखा हुआ पहले से था, जाना हुआ था, तो कुछ कुछ चीज़ें और कुछ कुछ परिकल्पनाएं जैसा मैंने बनाई कि मुझे क्या क्या चीज़ें बालाघाट में करनी है। चूँकि बालाघाट सुदूर क्षेत्र बालाघाट में थे, यहाँ पर मुझे लगता था कि शिक्षक नहीं पहुँच पाते हैं। अगर पहुँचते हुए शिक्षक की कहीं ना कहीं गुणवत्ता में कमी हो सकती है कई सारे विद्यालयों में। हम तो उसके लिए आते से हम लोगों ने जो एक कार्य शुरू किया वो था एक प्रोजेक्ट क्वालिटी, जिसमें कि बालाघाट के जो अच्छे शिक्षक थे, जो विभिन्न विषयों के पारंगत शिक्षक थे, उनसे क्लासरूम्स की रिकॉर्डिंग उनसे करवाई गई और सभी स्कूलों को टीवी दिलवाया गया। मतलब विद्यालय के फंड के माध्यम से हो या सीएसआर, मॉइल से सीएसआर, एससीएल से सीएसआर या अन्य जो कंपनियां उनसे सीएसआर लिया गया और सीएसआर के माध्यम से सभी स्कूलों को स्मार्ट टीवी दिलवाया। और 11th और 12th का जो हमारे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स की क्लासेस थी उनको रिकॉर्ड करके स्कूल्स में दिया गया और बच्चों को उससे काफ़ी लाभ मिला। और बच्चों के साथ साथ में टीचर्स जो थे उनके लिए भी एक ट्रेनिंग का पार्ट था, क्योंकि अच्छे टीचर्स जो कि जैसा पढ़ाते थे उसको लोगों ने फॉलो करने का प्रयास किया और बच्चों को और शिक्षकों को दोनों को ही लाभ मिला। एक दूसरा जो चीज़ था बालाघाट जिले में, मुझे लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में कंपटीशन का जो अभाव था कि लोग कंपटीशन की तैयारी करें तो कहाँ करें, वो हम लोगों ने किया और वो कहीं ना कहीं मेरे अनुभव का पार्ट था जो मुझे लगा। तो एक हम लोगों ने जो महात्मा गांधी विद्यालय के जो पुराने कमरे थे उन कमरों को नवीन स्वरूप प्रदान करके स्टडी सेंटर बनाया और स्वाध्याय केंद्र उसका नाम था। बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड उसमें थे और काफ़ी बच्चे उसमें आते थे, पुस्तकें भी उसमें थी और बच्चे अपनी पुस्तक लाके भी पढ़ते थे। तो जब भी मैं उसमें गया तो सेटिस्फेक्शन ये था कि सदैव मुझे 70-80% जो उसकी 100 बच्चों की क्षमता थी तो 70-80 बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हमेशा मिलते थे, हमेशा पढ़ते हुए रहते थे और बच्चे सदैव धन्यवाद देते थे कि ये एक अच्छा काम हम लोगों के लिए हुआ है, जिससे हम लोग आपस में मिलजुल करके, समूह चर्चा करके, ग्रुप डिस्कशंस करके पढ़ाई कर पाते हैं। जी, एक नक्सल प्रभावित ज़िले में काम करने के लिए आना, जो कि बहुत विविधताओं से भरा हुआ है, आदिवासी संस्कृति यहाँ पर है, इसके अलावा वन संपदा यहाँ पर बहुत प्रचुर मात्रा में है, यहाँ पर मैग्नीज काफ़ी है, लेकिन रोज़गार के मोर्चे पर कहीं ना कहीं हम कमज़ोर होते हैं। तो इस दिशा में आपने किस तरीके से काम करने की कोशिश की और हम आने वाले समय में इसके किस तरीके से फ्रूटफुल रिजल्ट देख पाएंगे? बालाघाट ज़िले में आने के बाद से सदैव ये प्रयास मैंने किया कि किस प्रकार से हम लोग रोज़गार सृजित कर पाएँ। रोज़गार सृजन के मामले में यदि हम लोग देखें तो मनरेगा और अन्य शासकीय योजनाओं के माध्यम से जो हम लोग रोज़गार प्रदान करते हैं उसमें बालाघाट जिला कहीं ना कहीं अव्वल ही है और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रोज़गार प्रदान करने वाला जिला है। जो मिसिंग पार्ट है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर्स का और प्राइवेट उद्योगों का थोड़ा सा कमी यहाँ पे था। उसके लिए जो कार्य हम लोगों ने किया वो एक लैंड बैंक बनाया, बालाघाट जिले की सभी ज़मीनों को जो उद्योगों के लिए उपयुक्त था उनको चिन्हित किया और जैसे ही शासन के द्वारा मांगा गया तो वो शासन को वो ज़मीनें भिजवाई गई और उसी जो पुरानी हमारी तैयारी थी उसका परिणाम ये हुआ कि कई सारे उद्योगों को ज़मीनें अभी हाल ही में बालाघाट ज़िले में आवंटित की गई हैं और आप अगले 3 या 4 सालों में देखेंगे तो कई सारे उद्योग बालाघाट ज़िले में मैग्नीज से संबंधित
और खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग बालाघाट जिले में आपको देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल। पिछले तकरीबन 1.25 साल का वक्त कोविड पैंडेमिक का रहा। किन चुनौतियों से आप जूझे और एक ज़िले के कलेक्टर होने के नाते आपने अपने ज़िले को बचाने के लिए किस तरह की तैयारियां की और किस तरीके से उस दिशा में आगे बढ़े और उसके क्या रिजल्ट्स हासिल हुए? कोविड प्रबंधन का जो मामला है, मैं उसमें सबसे पहले जो हमारे फील्ड स्तर के कर्मी हैं उनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे रोजगार सहायक, सचिव, ग्राम पंचायतों के प्रधान, उसके बाद पटवारी, पुलिस के कांस्टेबल्स और तहसीलदार, सीओ जनपद, एसडीएम्स, ये सभी इस लड़ाई के सभी सिपाही थे जिन्होंने अपनी अन्य कामों के साथ साथ इस काम में अत्यधिक अपनी क्षमता से ज़्यादा, हर किसी ने, मेरा विश्वास है कि हर किसी ने अपनी क्षमता से ज़्यादा कार्य इस समय किया और सदैव वो लोग लगे रहे और उसी का परिणाम है कि जिला आज अच्छी स्थिति में है। दूसरा, इसके अलावा जो हमारे शासन के निर्देश थे, उन शासन की मंशा के अनुसार हम लोगों ने ग्राम पंचायत स्तर तक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी समितियाँ, उसके बाद ब्लॉक स्तर की समितियाँ और जिला स्तर की समितियाँ बनाई, जिसमें कि जनप्रतिनिधि थे, जनता के लोग थे, विभिन्न जो हमारे संगठन हैं उनके लोग थे और इन सभी ने बढ़ चढ़ करके सपोर्ट इसमें किया। जिसके पास रिसोर्सेज की जो उपलब्धता करवा सकते थे उन्होंने संसाधनों की उपलब्धता इसमें करवाई, जो किसी अन्य जो तरीके से मदद कर सकते थे सभी ने इसमें मदद किया और उसी का नतीजा है कि बालाघाट जिला प्रदेश के अन्य जिलों के साथ बालाघाट जिला भी आज अच्छी स्थिति। एक नक्सल प्रभावित ज़िला है, आप दूसरी बार इस ज़िले में अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं। क्या ये जो टैग है ये नक्सल प्रभावित होने का, तो ये कहीं विकास में आड़े आता है? देखिए, विकास में आड़े आना तो नहीं, लेकिन मैं उल्टा इसका बोल सकता हूँ कि बालाघाट जिले में नक्सल के विकास में जो बालाघाट जिले का विकास हुआ है वो कहीं ना कहीं आड़े आया है। अगर आप हम लोग पुलिस रिकॉर्ड्स भी देखते हैं तो देखने में ये आएगा कि बालाघाट जिले में नक्सलिज्म का प्रभाव हो सकता है, लेकिन बालाघाट जिले के लोग जो नक्सलवादी हों ऐसे विरले और आपको बहुत कम लोग इसमें मिलेंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं ये शासन की जो मंशा है या शासन की जो नीतियां हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन, जो कि बालाघाट ज़िले में बहुत पुराने समय से बहुत अच्छे से होता रहा है, वही नतीजा है कि बालाघाट ज़िले के लोग नक्सलिज्म से प्रभावित नहीं हुए हैं। नक्सली जो है बालाघाट ज़िले को अपना हाइड आउट के रूप में प्रयोग करते आए थे और इसमें शासन ने इसमें ये किया है कि पिछले 4-5 सालों में 5 से 6 पुलिस चौकियाँ इसमें नवीन निर्मित हुई और उस कारण से नक्सल का प्रभाव बालाघाट जिले में कम हुआ। अगर विगत वर्ष में देखेंगे तो एनकाउंटर्स भी हुए यहाँ पर और एक व्यक्ति नक्सली को जिंदा भी इसमें पकड़ा गया। वो कहीं ना कहीं शासन की मंशा है जो कि नक्सलिज्म के विकास को रोकने में सहायक है। जी बिल्कुल। एक लंबा आपका शेड्यूल होता है, हर दिन की अगर बात करें तो काफ़ी काम होते हैं, दफ्तर का काम होता है, फील्ड का काम होता है, डेडलाइन मीट करनी होती है। इन सब के बीच आप किसी तरह का कभी तनाव महसूस करते हैं? क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं या फिर अगर हम दूसरे तरीके से इसे कहें तो किस तरह से ऐसा अपना टाइम मैनेजमेंट आप करते हैं कि सारे काम भी हो जाएं और खुद के लिए और परिवार के लिए थोड़ा वक्त निकाल पाएं? निशान जी, तनाव तो तब आता है जब काम आपको रुचि का ना हो। जब अपने काम को ही हम लोग रुचि बना लेते हैं तो तनाव का मुद्दा वहाँ पर नहीं आता है। बाकी जो आप टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट अत्यंत आवश्यक है और जब आप इस पोजीशन में हो कि आपको बहुत सारे काम करने हैं तो आपका सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो होता है कि अपनी टीम को पहचानना और अपनी टीम में जो पारंगत लोग हैं, जो जिस विधा में अच्छा है या जो काम अच्छे से कर सकता है उसको वो काम देना। कुछ सेट प्रोटोकॉल्स हैं, उन प्रोटोकॉल्स का पालन करके काम को जल्दी से करना। जब आप ये काम, जो अपने रेगुलर काम, रूटीन काम को आप अच्छे से कर पाते हैं तो आपको समय मिलता है और आप कुछ अच्छे कार्य भी कर पाते हैं जिसमें कुछ डेवलपमेंट वाले वर्क्स जो कि आपके रेगुलर काम के अलावा हैं उनके लिए समय आप निकाल पाते हैं। दूसरा, जैसा कि आपने बताया कि परिवार के लिए भी समय उसके बाद ही आप निकाल पाते हो। टाइम मैनेजमेंट विद्यार्थी जीवन से लेकर के और हर किसी के जीवन में महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल। बतौर टीम लीडर मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक बड़े अमले को आप, एक बड़े महकमे को आप लीड करते हैं, इसमें काफ़ी कर्मचारी हैं, काफ़ी अधिकारी हैं, आप कम्युनिकेशन का स्तर किस तरह का रखते हैं और किस तरह के कम्युनिकेशन में विश्वास करते हैं? कम्युनिकेशन का जो बेस्ट माध्यम है, सबसे अच्छा तरीका है, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। तो प्रयास मैं हमेशा ये करता हूँ कि टीम से जो हमारे लोअर लेवल के फंक्शनरी हैं, जो कि नीचे फील्ड पे एक्चुअल में काम कर रहे हैं, उन लोगों से जाकर के वहीं पर मिला जाए और उनके आइडियाज़ भी समझे जाएं कि वो काम को, कई बार ये होता है कि हम लोग फील्ड की समस्या नहीं समझते हैं, अपने तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। तो कई बार हमारा सचिव या हमारा पटवारी वो बताता है कि इस काम को इस तरीके से अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग उनके आइडियाज़ को स्कोप दें, जिससे कि वो अपने तरीके से काम अच्छे से कर पाएँ, और अगर अच्छा आइडिया तो उसको रेप्लिकेट भी करवाते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो होता है कि अपने ऑफिस के गेट में सदैव खुले रखता हूँ अपने समस्त कर्मचारियों के लिए। वो अपने आइडियाज़ के लिए, अपनी समस्याओं के लिए सदैव मेरे पास आ सकते हैं और सदैव बता सकते हैं। मैं प्रयास करता हूँ उनकी समस्याओं का निराकरण करने का, और यदि कोई अच्छा आइडिया काम के संबंध में लेकर के आते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कराने का, यही तरीका। आपने कहा कि आपका शौक आपका काम है, यानी आप अपने काम को ही एंजॉय करते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई अभिरुचि आपकी जिसे आप जीना पसंद करते हैं, अकेले में आप उसे महसूस कर पाते हैं, ऐसा कोई शौक? देखिए, एक तो जो पढ़ने का शौक़ है, कभी कभार कुछ पुस्तकें मतलब पढ़ लेता हूँ, या कुछ पुरानी मूवीज़ या नई मूवीज़ जो भी अच्छी हैं उनको देखना, यही काम मैं फ्री समय में करता हूँ। युवाओं के लिए एक मोटिवेटर के तौर पर आपसे सवाल पूछना चाहूँगा दीपक जी। मैं जो विद्यार्थी सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं या फिर कोई भी दूसरी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह का डिवोशन होना चाहिए, एक ये सवाल। और इसी से जुड़ा सिविल सर्विसेज को लेकर खास तौर पर अलग से जवाब चाहूँगा कि इसकी तैयारी को लेकर के किस तरह का डेडिकेशन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, वो कौन सा समर्पण भाव होना चाहिए, तैयारियों का वो कौन सा तरीका होना चाहिए जिससे लक्ष्य को भेदा जा सके? सर्वप्रथम मैं सभी जो युवा वर्ग हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि आपको अपना करियर किस क्षेत्र में डिसाइड करना है, आप डिसाइड करिए। आप एनालिसिस करिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। जैसे शुरुआत जब हम लोग करते हैं तो कई सारी चीज़ें बदलती रहती हैं और टाइम के साथ चीज़ें बदलती भी हैं। कई बार आपको लगेगा ये ए करियर अच्छा है, कई बार आपको लगेगा बी अच्छा है या सी अच्छा है। आप मान के चलिए कि ए बी सी सभी अच्छे हैं, बस आपको कौन सा करना है ये आपको डिसाइड करना है। डिसीज़न लेना और उस समय पर डिसीजन लेना ये आपका काम है, और अपने डिसीजन को जस्टिफाई करना ये भी आपका काम है। तो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि कोई भी करियर छोटा या बड़ा नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है और उसके अनुसार आपको जिसमें मज़ा आता है, जिसमें आपकी रुचि है, वही आप करियर चुनिए। दूसरा, यदि आप सिविल सर्विस को करियर चुनना चाहते हैं तो सिविल सर्विसेज के संबंध में, बाकी सिविल सर्विस के बारे में आप लोग ज़्यादातर चीज़ें जानते ही हैं। प्रिपरेशन के बारे में यदि आप लोग मुझसे पूछेंगे तो मेरा जो तरीका था वो ये था कि जैसे मैंने बताया कि हम लोग 5 लोग थे जो साथ में रहते थे, साथ में पढ़ाई करते थे। तो सबसे बड़ा जो हथियार मुझे लगा वो हम लोगों के पास था, वो था जो डिस्कशंस हम लोग करते थे पढ़ाई करने के बाद, जो एक दूसरे को बताना। आप विश्वास करिए कि आपस में कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी विधा में आप जाना चाहेंगे तो आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस, एक से ज़्यादा पोस्ट होंगी। तो बजाय आप आपस में एक दूसरे से कम्पीट करने के, एक दूसरे को सपोर्ट करिए। जैसे आप लोग पढ़ेंगे और एक दूसरे को बताएंगे, उसके बाद से डिस्कशंस करेंगे, उसके बाद से आपको कई सारी चीज़ें और मिलेंगी। जैसे हम लोग 5 लोग रहते थे तो 5 लोग, कोई भी एक व्यक्ति कोई भी चीज़ पढ़ता था, उसके बाद वो सबको बताता था। धीमे धीमे कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि हम लोग एक प्रॉपर सेटअप बना करके बात करते थे। बात करते करते कभी बात निकला तो उसमें फिर शुरू हुआ, फिर एक ने अपना पॉइंट बताया, दूसरे ने अपना पॉइंट बताया, तीसरे ने अपना पॉइंट बताया। कई बार मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं पढ़ने के बाद कई सारी चीज़ों को गलत समझता था। कई बार चीज़ें हम लोग गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, लेकिन आपसी डिस्कशन के बाद से उन चीज़ों को हम लोग रिफाइन कर पाते हैं, चीज़ों को और परिष्कृत कर पाते हैं और अच्छा कर पाते हैं। और उसी का नतीजा था, मतलब मुझे तो फ़ायदा मिला ही, और मुझे लगता है कि मेरे बाकी जो साथी थे उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का फ़ायदा मिला होगा। और उसी का नतीजा है कि हम लोग 5 लोग जो रहते थे, 5 लोग सेलेक्ट हुए और कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज में आजकल सेवाएं दे रहे हैं। जी बिल्कुल। जिस ज़िले में आप तैनात हैं, कलेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं, मेधा की यहाँ कमी नहीं है। आप भी ग्रामीण क्षेत्रों का जब दौरा करते होंगे तो पाते होंगे कि कई ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं जो करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कई बार संसाधनों के अभाव में वो ठिठकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए, ऐसे युवाओं के लिए कोई मैसेज?
मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग एक बार आगे ज़रूर बढ़ो। शासन की काफ़ी सारी योजनाएं हैं जो कि आपको सहयोग करने के लिए हैं। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है। आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग के लिए शासन पूरा फीस देने को फीस देती है। आप मेडिकल में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी शासन पूरा फीस देती है। कोचिंग की व्यवस्था शासन के द्वारा की गई है। सभी प्रकार की सभी व्यवस्थाएं हैं। आवश्यकता है तो बस बाहर निकलने की। आप लोग एक बार प्रयास कीजिए। प्रयास करने के बाद एक रास्ता ढूंढिए। आपको जब भी लगता है तो आप विभिन्न जगहों पे जो हमारे कार्यालय हैं उनमें जाकर के मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप संपर्क करें, वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी। और इसके बाद सबसे बड़ा जो है वो है हौसला, वो ज़रूर रखिए और प्रयास करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। सर, एक आखिरी सवाल मेरा, जब भी कोई हम टास्क करते हैं, कोई प्रोजेक्ट करते हैं, तो लोगों का नज़रिया कभी आड़े आता है क्या? इस बात की परवाह आप भी करते हैं, कभी महसूस करते हैं कि लोगों का नज़रिया क्या रहेगा आपके? क्या ये रिजल्ट को प्रभावित करता है या जर्नी को प्रभावित करता है किसी तरीके से? नज़रिया से ज़्यादा मुझे लगता है कि इंटरेस्ट होते हैं। पब्लिक फील्ड में जब आप काम करते हैं तो जब भी आप कोई अच्छा काम करेंगे तो कई सारे लोगों के इंटरेस्ट जो होते हैं वो इसमें कहीं ना कहीं उन पर प्रभाव पड़ता है और लोग उस बात को लेकर के उसको नेगेटिव पब्लिसाइज करना प्रारंभ करते हैं और नेगेटिव पब्लिसिटी उस बात में कई बार होती है। इसकी कितनी परवाह की जानी चाहिए? इसकी यदि आपका ध्येय अच्छा है, आपका रास्ता अच्छा है और आप समाज के भलाई के लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो आपकी इसको बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए और मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपना कार्य जरूर करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल। आज अफसरनामा में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद रहे दीपक आर्य साहब, जो कि युवा अधिकारी हैं, इस वक्त बालाघाट में कलेक्टर की भूमिका में काम कर रहे हैं और बेहद स्पष्टवादी हैं। आपने बातों से सुना ही, अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल केंद्रित हैं। उन्हें बखूबी मालूम है कि उन्हें क्या करना है, किस तरीके से करना है और यही वजह है कि एक बेहतर प्रशासक के तौर पर अब तक वो अपनी पहचान बना पाए हैं। दीपक जी, हमारे साथ बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए बंसल न्यूज़।